Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So now we're going to learn from your history book, chapter number 2, from trade to territory. अब ये जो आपका चैप्टर का नाम है ना, ये हमें बहुत कुछ बता दे रहा है ट्रेड से टेरिटरी तक. ठीक है, ट्रेडिंग से एक टेरिटरी पे पहुंच गया. भाई कौन पहुंच गया? ईस्ट इंडिया कंपनी. वापस हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ जरा सा गौर दीजिए. एंड ऑफ मुगल रूल, एंड ऑफ मुगल एम्पायर. ठीक है, एंड ऑफ मुगल एम्पायर की बात चल रही है. ब्रिटिश केम एज अ नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी and later control the entire India as an empire. अब इसका क्या मतलब है भाई कि जो ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, आपको क्या लगता है राज करने के लिए आए थे? नहीं, उनका पहला जो मकसद था वो था ट्रेडिंग करने का. यानी कि वो सस्ते में इंडिया से सामान लेकर, यानी कि गुड्स लेकर, रॉ मटेरियल लेकर अपने देश लौट जाना चाहते थे और वहां पे उसको दुगने दाम में बेचना चाहते थे. ये उनका मेन मकसद था. लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंडिया इतनी बड़ी सोने की चिड़िया है और इसको जरा लूटना ही सही रहेगा, इधर ट्रेडिंग करके कोई फायदा नहीं है, इसके ऊपर हमारा साम्राज्य खड़ा होना चाहिए. सो वहां से इंडिया के ऊपर राज करने की सारे मेथड्स उनके दिमाग में आने लग गए थे और वह षड्यंत्र रचने लग गए थे कि कैसे करके वो पूरे के पूरे इंडिया को अपने कब्जे में कर ले. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्ट इंडियन कंपनी कम्स ईस्ट. अब आप सोच रहे हो भाई ईस्ट इंडियन कंपनी क्यों कहते हैं इसको? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ईस्ट में सबसे पहले ये दाखिल हुए थे इंडिया में. ठीक है, ईस्ट इंडियन कंपनी इसीलिए कहा जाता है. ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स फ्रेंच वेयर आफ्टर सिल्क एंड कॉटन विद स्पाइसेस. और यहाँ पर देख रहे कितने सुंदर कितने मतलब स्पाइसेस है. मम्मी इसको दाल में डालती है, सब्जियों में डालती है और उसका स्वाद भी बढ़ जाता है. अब हमारे इंडिया में मिलते हैं बेहतरीन स्पाइसेस, आपको याद रखना है. तो ये जितने भी स्पाइसेस है ना, इसके लिए ये लोग आए थे. साथ ही साथ भूलिएगा मत, सिल्क और कॉटन के लिए, बहुत सुंदर सा मलमल जैसा सिल्क का कपड़ा है, इसके लिए वो लोग इंडिया में दाखिल हुए थे. और फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सिल्क हमारा स्पाइसेस, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स को नहीं भाग गया था, ये भाई दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे थे और इसके पीछे पागल हो जा रहे थे. तो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं, फ्रेंच भी इसके पीछे पागल थे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू परचेज अ रॉ मटेरियल एंड वांटेड टू सेल इट इन द एंटायर वर्ल्ड. ठीक है, सो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद क्या था. उसका मकसद ये था कि सारे गुड्स, सारे अच्छी चीजें भाई इंडिया में ये सब मिल सकता है. ब्रिटिश में आपको ये दालचीनी, ये लौंग, ये सब मिलेगा क्या? आपको नहीं मिलेगा ना. वो ये लेके जाते ब्रिटिश एम्पायर में, मतलब कि ब्रिटेन में लेके जाते और अलग अलग कंट्रीज में लेके जाते, तो लोग एकदम मतलब हैरान टाइप हो जाते. भाई ये क्या इतना खूबसूरत सी चीजें लेकर आए हैं, तो बंदे पागल हो जाते, उसको लेने के लिए उत्तेजित हो जाते. सो ये लोग क्या कर रहे थे, इंडिया से बहुत सारे गुड्स लेके कहाँ जा रहे थे? अपने देश जाने के लिए ट्रेडिंग का हेल्प ले रहे थे. ठीक है, तो सिल्क, कॉटन और स्पाइसेस आपको याद रखना है. ठीक है, उसके बाद क्या है, ये लोग सेल करते थे उसको पूरे इंटायर वर्ल्ड में दुगने दाम में. ब्रिटिश स्टार्टेड कॉर्नरिंग अदर विद डिफरेंट मेथड्स. अब इसका क्या मतलब है कि ना, जब एक चीज के पीछे इतने सारे लोग पड़े रहते हैं ना, तो क्या होता है कि भाई इसको एक या दो को रास्ते से हटाना पड़ेगा, कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी और रास्ते से हटाना पड़ेगा भाई. तो क्या कर रहे थे ईस्ट इंडियन कंपनी, जितने भी अलग अलग फ्रेंच, डच और बहुत से अलग अलग कंपनियां भी ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया में आई थी, तो उन लोगों को ये लोग अपने रास्ते से हटा रहे थे. वो कैसे हटा रहे थे भाई? इनकी शिप्स जो थी, उनकी जो शिप आती थी उनको ब्लॉक कर देते थे, जितने भी गुड्स आते थे उनको लूट लेते थे. ऐसे कुछ तकनीकें लगा के उनको रोक रहे थे. ठीक है, सो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट से स्टार्ट हुई थी. उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल. तो आपको ये याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बंगाल में आई थी. बंगाल एक टाइम पे कलकत्ता के अंदर इतनी ताकत थी ना, इतना ज्यादा उसमें रुतबा भरा हुआ था, इतना ज्यादा पैसा था, इतना रॉ मटेरियल था कि वो पूरे के पूरे इंडिया को आज के टाइम पे भी अकेले बैठ के खिला सकता था. वो इतना मतलब सोने की चिड़िया, जो मेन सेंटर था वो वही था. सबसे पहले ये लोग बंगाल में पहुंचे और फिर हम देखते हैं क्या करा. फर्स्ट फैक्ट्री 1658 नियर रिवर हुगली
along with merchants and traders were getting involved. अब इसका क्या मतलब हुआ भाई कि 1651 में, ठीक है, 1651 के टाइम में ये लोगों ने अपनी फैक्ट्री डाल दी भाई, कहाँ पे, रिवर हुगली में। अगर आप कभी कोलकाता जाएंगे तो वहां देखेंगे बड़ी खूबसूरत है, रिवर है, हुगली नाम है, उसके ऊपर बहुत बड़ा सा ब्रिज बना हुआ है, उधर इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाल दी, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे इंडियन मर्चेंट्स, ट्रेडर्स को भी अपने धंधे में इन्वॉल्व कर लिया कि भैया मतलब आप एक बड़ा सा एंटरप्राइज खोलने जा रहे हैं तो उसमें बाकी लोगों की भी तो नीड होगी ना, बाकी लोगों की तो मदद पड़ेगी ना। Next has started bribing Mughal officials with 3 villages and issues a farman from Aurangzeb for free trade। अब इसका क्या मतलब होता है कि जब ये लोग क्या करने लग गए थे कि जब इनको दिखने लग गया कि इंडिया में इतना सारा मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इतना सारा रॉ मटेरियल है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो हमारे काफी काम आने वाली है, तो इन लोगों ने धीरे धीरे करके कुछ लोगों को ब्राइब यानी कि लालच देना स्टार्ट कर दिया था। और वो कौन कौन थे? सबसे पहले तो औरंगजेब इनकी जो थी, इनकी जेब में पड़ गए थे। वो औरंगजेब की तरफ से इन्होंने एक फरमान जारी कर, फरमान को कहते हैं एक रॉयल ऑर्डर, जो कहीं भी जिसके ऊपर उंगली नहीं उठ सकती है। सो औरंगजेब के पास ये लोग गए और बोला कि हम आपको गांव दिलवाएंगे, हम आपको जमींदारी का और खिताब दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एंड उसके बाद औरंगजेब ने इनको एक फरमान बना के दिया जिसमें ये लिखा था कि आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं भाई। अब इन्होंने क्या समझ लिया जानते हैं? 2 तरीके का फ्री में 2 तरीके का समझ आता है, ठीक है। फ्री में मतलब कुछ फ्रीली मिल रहा है हमें, दूसरा है तो फ्रीली इंडिपेंडेंटली हमें काम करने मिल रहा है, ठीक है। सो फ्रीली इंडिपेंडेंटली ये लोग ट्रेड कर सकते हैं, ये बात औरंगजेब ने लिखी थी उस फरमान में। लेकिन इन लोगों ने समझ लिया कि ट्रेड फ्रीली कर सकते हैं, टैक्स वैक्स कुछ देने की जरूरत नहीं है भैया, आप अपना आराम से ट्रेड करेंगे, अब मतलब कुछ पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब ने हमें फरमान लिख दिया है। अब भाई उसने तो ऐसे नहीं लिखा था ना, तो इसीलिए औरंगजेब की तरफ से जो फरमान आया था उसका बहुत ज्यादा मिसयूज करा था इन लोगों की। पता ही भैया देखो ये तो फ्री है, हम तो कोई टैक्स नहीं देने वाले ट्रेडिंग का। तो ये सब चीजें हुई थी, आगे हम इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रिफ्यूजिंग टू पे ट्रेड टैक्स टू बंगाल नवाब। तो वहां पे आपको याद रखना है बंगाल में तब नवाब रहते थे मुर्शीद कुली खान, उस वक्त पे मुर्शीद कुली खान नवाब थे। एंड उसके बाद आगे जाके काफी अलग अलग नवाब रहे थे। सो क्या कर रहे थे लोग? ट्रेड टैक्स पे करने को मना कर रहे थे कि हम क्यों दे भाई, औरंगजेब ने हमें फरमान लिखा है भाई, उसमें तो ट्रेड हम फ्रीली कर सकते हैं। तो इसका मतलब फायदा उठा के लोग नवाब, जो बंगाल के नवाब है, उनको टैक्स पे नहीं कर रहे थे। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये है हमारे औरंगजेब, ठीक है। सो औरंगजेब ने फरमान हमें जारी कर दिया था इन लोगों को, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को जारी कर दिया था, उसका बहुत मिसयूज करा था इन लोगों ने। सो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, हाउ डिड ट्रेड लीड टू बैटल्स, यानी कि ट्रेडिंग के लिए आए थे और बैटल स्टार्ट कैसे हो गए भाई, वो जरा देखते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और ये है हमारे सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब। और रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव एक 1764 के टाइम पे वो रहे हैं, क्या कहते हैं, गवर्नर रहे हैं, ठीक है। तो ये फोटोज हमने एग्जामिन कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, बंगाल नवाब नेमली सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान, मुर्शीद स्टॉप कंपनीज, कॉइन मिंटिंग, फोर्टिफिकेशन। अब इसका क्या मतलब होता है कि बंगाल के आपको नवाबों को कुछ नाम पता चल गया है ना, जैसे कि मुर्शीद खान, इधर था मुर्शीद खान, मुर्शीद कुली खान, दूसरे थे सिराजुद्दौला, फिर आते हैं अलीवर्दी खान। अब इनका क्या रोल रहा है भाई, ये थे बंगाल के नवाब, इनके पास काफी अच्छी पावर थी और ये जितने भी ईस्ट इंडियन कंपनी की जो चालें थी ना, ये लोग धीरे धीरे भाप रहे थे कि भाई ये हमें छलावा करने वाले लग रहे हैं, ये मुझे लग रहे हैं कपटी, ठीक है, इन लोगों को लगता था। एंड उसके बाद क्या हुआ, ये लोग ईस्ट इंडियन कंपनी एक मतलब आके अचानक से इंडिया में राज दिखाने लग गई अपना, तुम आराम से ट्रेडिंग करने आए हो, ट्रेडिंग करके जाओ ना। लेकिन नहीं, ये लोग नवाब की पावर को ललकार रहे थे, ये लोग कोई किसी को भी देखते थे तो उसको मतलब अपने ऊपर किसी को समझते ही नहीं थे, ये लोग सब समझ रहे थे कि भाई हम आ गए हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं भाई, गोरे हैं हम लोग वगैरह वगैरह, ठीक है। सो ट्रेड का टैक्स देने के लिए मना कर दिया, अपने सिक्के जारी कर रहे थे ये लोग, अपने सिक्के जारी कर रहे हैं और फोर्टिफिकेशन कर देते हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि ट्रेडिंग जो पोर्ट होती है ना, जो रिवर
पोर्ट्स जो होती है, कोस्टल पोर्ट जहां से हमारी शिप्स आती हैं, वहीं पे रुकती हैं, फिर वहां से माल निकलता है। तो वहां पे लोग सेटलमेंट्स बनाने लग गए थे, घर मतलब बहुत बड़े बड़े गोदाम बनाने लग गए थे जहां पे इनके गुड्स रहते थे, बिना पूछे कुछ भी करे जा रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। कंपनी स्टार्टेड मेकिंग सेटलमेंट्स विदाउट परमिशन, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स। अब इसका क्या मतलब होता है कि कंपनी सेटलमेंट्स बनाने लग गई थी परमिशन के बगैर। मतलब कि मैं आई कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में गलत से, आप जानते हैं अभी ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस से है वो यहाँ पे है, ठीक है, उनका गवर्नमेंट है, और मैं वहां जा रही हूँ, जाके वहां पे अपना घर बना ले रही हूँ बिना कुछ इजाजत के, जाके पार्लियामेंट में जाके वहां पे चने खा रही हूँ। मतलब परमिशन तो लेगा ना कोई कि भाई आप हमारे इधर आ रहे हैं तो परमिशन तो लीजिए, लेकिन कोई परमिशन नहीं ले रहे थे, उल्टा नवाब को ही ललकारे जा रहे थे, डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिख रहे थे, और पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने करा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, सिराजुद्दौला लॉक्ड वेयर हाउसेस एंड ऑफिसेस, ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप्स एंड मेल्स एंड कंट्रोल कंपनी फोर्ट। अब इसका क्या मतलब होता है जी कि ट्रेड से बैटल का हमने पहले पढ़ा था कि ट्रेड से कैसे बैटल में जा रहा था। अब ये लोग भाई हमारे बंगाली नवाब जो थे उनकी पावर को ललकार रहे हैं, तो फिर भाई क्या ही होगा, फिर तो वो लड़ने को ही आएंगे ना। तो फिर क्या करा बंगाली नवाब ने, ये सिराजुद्दौला का बोला गया है, सिराजुद्दौला मुर्शीद कुली खान के पास सिराजुद्दौला आए थे, एंड सिराजुद्दौला ने इनके जो वेयर हाउस थे, गोदानों को लॉक कर दिया, ठीक है, ऑफिस को लॉक कर दिया, जितने भी इंग्लिश अफसर वहां बैठे थे उन सबको भी भाई लॉक करके आए, मारा पीटा, और उसके बाद शिप को भी ब्लॉक कर दिया, जो भी शिप आ रही थी या फिर वहां पर शिप खड़ी थी उसको भी लॉक कर दिया, और उसके बाद पूरी की पूरी जो कंपनी फोर्ट थी, ठीक है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, किसके साथ? 30,000 सोल्जर्स लेके गए थे हमारे सिराजुद्दौला जी, और इनकी पूरी कंपनी पर कंट्रोल हासिल कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी सेंट ट्रूप्स फ्रॉम मद्रास इन कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। मैंने आपको रॉबर्ट क्लाइव की एक तस्वीर दिखाई थी, वो आगे जाके गवर्नर बने थे, एंड रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, अब आपको पता होना चाहिए कि जो ईस्ट इंडियन कंपनी है ना, वो सिर्फ कोलकाता में ही नहीं मद्रास में भी वहां पे बैठी हुई थी। भाई जितने भी हमारे अच्छे अच्छे जो जगह थे जहाँ पे इतना जरा खजाना कह सकते हैं आप, मतलब मिस्ट्री बॉक्स था, हमें भी नहीं पता था इतना ज्यादा रॉ मटेरियल है, और इन लोगों ने आके वो चीज सबसे पहले देखी, आंख उनकी सबसे पहले उन्हीं चीजों पे पड़ी। और आपको ये याद रखना है कि कोलकाता में भी था और मद्रास में भी ये लोग बैठे हुए थे भाई नाग बन के। ठीक है, सब मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने वहां से बहुत सारी आर्मी, बहुत सारी ट्रूप्स बुला ली, एंड उसके बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। बहुत युद्ध लड़े भाई, बहुत युद्ध लड़े, इन लोगों ने, नवाबों ने भी हार नहीं मानी और कंपनी वालों ने भी हार नहीं मानी, लेकिन लास्ट में जाके हम यही कहेंगे कि ये कंपनी वाले जीत गए थे और सिराजुद्दौला को मार दिया गया था। और उसके बाद मीर जफर कौन थे? मीर जफर सिराजुद्दौला के कमांडर थे। ठीक है, अपनी जो उनकी आर्मी थी उसके कमांडर थे, उनको एक नया नवाब बना दिया गया था। अब एक फोटो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग लड़ रहे हैं, ये लोग हाथी पे बैठे हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये कैसा सा दिख रहा है, ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि कोई ईस्ट इंडियन कंपनी का है। देखिए यहाँ पे इसमें उनके सब पायरेट वाली कैप पहनी हुई है, सबने पायरेट्स वाली कैप पहनी हुई है, और लोग तलवारें लेके लड़ रहे हैं। और यहाँ पे पूरे दृश्य दिखा रखा है कि ये था बैटल ऑफ पलासी, 1757 बैटल ऑफ पलासी। अब आपको पता चल गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ओके, इसके बाद ये टॉपिक कंटिन्यू होता है। मीर जफर प्रोटेस्टेड दी पोस्ट, मीर कासिम कंप्लेट बैटल ऑफ बुक्सर 1764। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब मीर जफर को सिराजुद्दौला के बाद नवाब बनाया गया, ठीक है, तो उसके बाद उसने थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट किया होगा किसी बात पे, तो उसको हटा दिया गया एंड उसके बाद मीर कासिम को उसकी जगह पे बिठाया गया। अब उसने भी किसी बात पे कंप्लेनिंग करी होगी, तो उसको भी मतलब हटा के उसके साथ एक्चुअली उसके साथ एक बैटल ऑफ बुक्सर लड़ा गया था 1764 में। आपकी बुक के अंदर बैटल ऑफ बुक्सर के ऊपर इतना नहीं होगा लिखा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा बैटल था और बहुत जल्दी जीत लिया गया था।
कंपनी द्वारा जीत लिया गया था, नवाबों द्वारा नहीं। ठीक है, तो बैटल ऑफ बुक्सर किसके साथ लड़े थे? कासिम के साथ, मीर कासिम के साथ। ठीक है, आप यहाँ पे फोटो देखिए, ये सब नवाब हैं, एक अच्छी अच्छी पगड़ियां पहन रखी हैं भाई, और बहुत सुंदर सुंदर कुर्ते वुर्ते पहन रखे हैं, ये हमारे नवाब थे। ठीक है, एक नवाब मरा तो दूसरे को बिठाया जा रहा था, ऐसा ही होता था भाई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विद रेवेन्यू गिवन बाय रूलर्स were used to purchase silk and cotton। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो मीर जफर थे, मीर कासिम थे, ये जितने भी रूलर्स बैठे जा रहे थे, नवाब बैठे जा रहे थे, ईस्ट इंडियन कंपनी इनको टैक्स देने के बजाय इन्हीं से रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, मतलब, और वो लोग दे भी दे रहे थे। ठीक है, सो रेवेन्यू फोर्सफुली कलेक्ट कर रही थी और उससे सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, बहुत अलग अलग तरीके के मटेरियल्स लेके ट्रेडिंग के द्वारा ब्रिटेन भेज दे रही थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ये टॉपिक, कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। अब भाई मैं गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रही हूँ, ये नवाब्स ही लिखा हुआ है, नवाब्स को नवाब्स कर दिया है। इसका मतलब ये एंग्लाइज्ड वर्ड है। अब एंग्लाइज्ड का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जब कोई ब्रिटिशर्स हमारा इंडियन वर्ड नहीं बोल पाते थे ना, तो उसको वो ब्रिटिश वर्ड बना देते थे, यानी कि इंग्लिश एंग्लाइज कर देते थे। सो दिस इज नवाब टू नवाब्स, एंग्लाइज्ड वर्ड है। इतने अच्छे अच्छे वर्ड हम खराब कर देते हैं, देखिए। सो आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ऑफिसर्स कलेक्ट गुड फॉर्च्यून फ्रॉम इंडिया and return back to Britain were called as nabobs। अब nabobs किसको कहा जाता था वो जरा देखते हैं। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स अच्छा खासा सम ऑफ मनी यानी कि गुड फॉर्चून लेकर इंडिया से रवाना होते थे ब्रिटेन, उधर ब्रिटेन के लोग उन्हें कहते थे nabobs। ठीक है, इजी था। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव कलेक्टेड हिज फॉर्च्यून फ्रॉम इंडिया, नॉट गिल्टी इन द करप्शन एक्ट एंड अटेम्प्ट सुसाइड ऑन 1774। आपको याद रखना डेट, 1774 को उसने सुसाइड कर ली थी। अब जरा इसके बारे में देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जनरल गवर्नर रह चुके हैं। कब बैटल ऑफ बुक्सर कब हुआ था? 1764 में बैटल ऑफ बुक्सर के टाइम पे गवर्नर जनरल रहे थे। और फिर उन्होंने क्या किया, भाई रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की एज में इंडिया आए थे। ठीक है, और इतना सारा पैसा लूट के गए हैं ना इंडिया से कि क्या बताएं। और उसके बाद इनको एक पावर दे दी गई कि आपको भाई एडमिनिस्ट्रेशन का जो करप्शन होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो करप्शन करते हैं उसको खत्म करना है। लेकिन आगे जाके वहां के जब पार्लियामेंट था उन्होंने इन्हीं के ऊपर करप्शन एक्ट लगा दिया था, और लेकिन वहां से वो नॉट गिल्टी का करार दिया था, वो गिल्टी नहीं थे। एंड उसके बाद पता नहीं क्यों उन्होंने 1774 में आत्महत्या कर ली। भाई उसका नहीं पता है कि क्यों करी आत्महत्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं नवाब्स के ऊपर कितनी सारी चीजें यहाँ पे बनाई गई थी उस वक्त में। नवाब्स एट होम, मिकाइल एडवर्ड्स, इसके ऊपर एक बुक भी बनी है। और उसके बाद नवाब्स, अब भाई ये क्या है, एक छोटे छोटे से बच्चे बैठे। एक्चुअली क्या होता था ना, जब कोई भी आता था नवाब्स बन के, यानी कि नवाब से नवाब्स बन के आता था, उसके ऊपर लाइक कार्टून बना दिए जाते थे, हंसी मजाक करा जाता था, उसका एक तरीके से हंसी मजाक बनाया जाता था, मजाक बनाया जाता था। और ये आप देख सकते हैं कि ये कार्टून टाइप बना रखा है। ठीक है, सो इसका तो भाई सर पे कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन ये एक तरीके के कार्टून्स हैं और ये काफी ज्यादा डिटेल्ड मैनर में है। सो इसमें नहीं जाते हैं, ये हमने पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, कंपनी रूल एक्सपैंड। अब आपको दिख ही रहा होगा भाई नवाब को तो हटा दिया गया है, नवाब पूरी तरीके से हट चुके हैं। अब ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग अपना रूल जो अपना जो साम्राज्य थे धीरे धीरे करके खड़ा कर रहे थे। ठीक है, वो जरा देखते हैं कैसे। कंपनी चार्जेस और सब्सिडरी आर्मी फॉर रूलर्स। ठीक है, इफ अनेबल टू पे वाज फोर्स्ड टू गिव हिज टेरिटरी। अब इनमें तो चलाक तो थे, ये कपटी चलाक तो पहले से ही रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये लोग मतलब आपने देखा होगा कि कंपनी जो था, ईस्ट इंडियन कंपनी था, उसको पहले पता क्या सोचता था, पहले सोचता था कि डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ना करे। सबसे पहले वो सोचते थे युक्ति से उस जगह को, उस टेरिटरी को हड़पने का सोचते थे। उसके बाद मिलिट्री अटैक, अगर वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता था, मान नहीं रहे होते थे, तो देन मिलिट्री अटैक कर दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया है कि जो भी रूलर्स होते थे वो अपनी आर्मी रखते थे। ठीक है,
लेकिन कंपनी ने उन्हें बोला कि भाई तुम अपनी आर्मी यूज नहीं कर सकते, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपनी आर्मी तुम्हें देंगे। और भाई वो तुम्हें अपनी आर्मी दे रहे हैं तो उसका पैसा भी तो लेंगे। सो बेचारे रूलर्स क्या करते, बेचारे रूलर्स को फोर्सफुली उनकी आर्मी के साथ रहना पड़ता था, उनकी आर्मी को अपने राज्य में लाना पड़ता था, ठीक है, और उसके टैक्स पे करना पड़ता था। अब जो रूलर टैक्स पे नहीं कर पाता था उसकी पूरी टेरिटरी, उसकी हाफ टेरिटरी एज अ पेनल्टी ले ली जाती थी। देख रहे हैं कितना दिमाग लड़ाया इन लोगों ने। और मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ हमला वमला करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सब्सिडरी अलायंस फोर्स, मतलब वो टैक्स का जो नहीं दे पाता होगा उसका भाई टेरिटरी अपनी जेब में, कुछ करने की जरूरत, सिर्फ युक्ति लगाई इन लोगों ने। फ्रॉम 1757 टू 1857, यानी कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था, रेबल, आपका चैप्टर नंबर 5 है, रेबल वाला जो रेबल 1857 एंड आफ्टर, उसमें वो लास्ट था, वो लास्ट युद्ध रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं 1757 से 1857 के बीच इन्होंने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। कंपनी क्रिएटेड अ वास्ट एम्पायर नॉट बाय पावर बट बाय कॉन्स्पिरेसी। ये लोग ट्राई करते थे कि मेथड्स यूज करें, कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र करके उस टेरिटरी को अपने अंडर कर ले। ना ही ये लोग मिलिट्री अटैक करने जाते थे और ना ही ये लोग, मतलब मिलिट्री अटैक करेंगे तो पैसे ऐसे तो काफी लग जाते हैं, सो ये लोग युक्ति से उस जगह को हड़पने की कोशिश करते थे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इस तरीके का कुछ ट्रूप होता था जो रूलर्स के साथ रहता था और इसका उनको टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, कंपनी रूल एक्सपैंड। अब ये क्या है कि कंपनी अपना धीरे धीरे करके जो टेरिटरी थी ना उसको हड़पे जा रही थी, एक्सपैंड कर रही थी, यानी कि धीरे धीरे करके अपना एक षड्यंत्र रच रच के सारी की सारी टेरिटरीज को, रूलर की टेरिटरीज को अपने अंडर ले रही थी। अब जरा ये पॉइंट पढ़ते हैं, कंपनी चार्जेस फॉर सब्सिडरी आर्मी फ्रॉम रूलर इफ अनेबल टू पे और फोर्स टू गिव हीज टेरिटरी। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका ये मतलब हुआ कि सब्सिडरी आर्मी, सब्सिडरी अलायंस तो अलग है, सब्सिडरी आर्मी यानी कि ये जो आर्मी होती थी, जो ब्रिटिशर्स की जो देखिए आर्मी होती थी, इसको रूलर को लेना पड़ेगा, यानी कि रूलर अपनी अलग से आर्मी नहीं रख सकता। वहां के इंडिया के राजा अपनी अलग से आर्मी नहीं रख सकते हैं, उनको ब्रिटिशर्स की आर्मी यूज करनी पड़ेगी। ब्रिटिशर्स कहते थे भाई हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, आपको अपनी आर्मी बनाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं ना कितना षड्यंत्र रच रहे थे ये लोग, मतलब कि अपनी आर्मी दे रहे थे। और आपको तो पता है भाई आर्मी वो उसकी यूज कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स की हमारे राजा यूज कर रहे हैं, तो उसका पैसा भी तो देना पड़ेगा, टैक्स भी तो देना पड़ेगा। सो टैक्स देना पड़ता था, ये आर्मी को यूज करने का टैक्स देना पड़ता था। और जो रूलर, जो राजा टैक्स नहीं दे पाता था उसकी टेरिटरी भाई हड़प ली जाती थी, अनेक्स कर ली जाती थी उसकी टेरिटरी। मतलब कोई टेरिटरी इनको हासिल करनी है ना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये सब्सिडरी आर्मी को ये लगा देना है, जो भी है ये सब लगा के वो इंसान अगर नहीं दे पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से रूलर, बहुत से राजा थे जो देने के लिए इतना ज्यादा हाई टैक्स तो नहीं दे पाते थे उनकी टेरिटरी अपनी जेब में। मतलब देख रहे हैं कितनी युक्ति लगा के लोग अपनी टेरिटरी जेब में कर लेते थे, उनकी कुछ लड़ने की जरूरत नहीं है उनके साथ, कुछ मिलिट्री अटैक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टेरिटरी अपनी जेब में, बस इनको अपनी आर्मी दे देते थे और उससे टैक्स खाते रहते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, फ्रॉम 1757 टू 1857 कंपनी क्रिएटेड अ वास्ट एम्पायर नॉट बाय पावर बट बाय कॉन्स्पिरेसी, यानी कि षड्यंत्र से। कोई भी पावर लगा के, कोई भी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करके इन लोगों ने हड़प करने की सोची नहीं है कभी, हमेशा षड्यंत्र रचते थे और वो टेरिटरी अपने कंट्रोल में। आधे से ज्यादा तो ऐसे ही हुआ, आधे से ज्यादा जो भी कॉन्स्पिरेसी रच के टेरिटरी भले अपने अंडर लेते थे ये लोग, ठीक है। आपको ये याद रखना है 1757 से 1857 तक इन्होंने अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं भाई, टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान की आप एक इमेज देख लीजिए, टीपू सुल्तान है हमारे, इनको टाइगर इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक बार फॉरेस्ट में ये ऐसी हंटिंग करने जा रहे थे और ये अनार्म्ड थे, मतलब ये किसी और वजह से जा रहे थे, लेकिन हंटिंग ही माना गया इसको क्योंकि वहां पे एक शेर आदम का था और ये अनार्म्ड थे, यानी कि इनके पास कोई भी हथियार नहीं था। उस
शेर को मारने के लिए। एंड देन वो शेर पे जब झपटा था तभी उससे लड़े थे, अनआर्म्ड लड़े थे, इसलिए उनको टाइगर ऑफ माइसोर कहा जाता था। ठीक है, पहले पॉइंट को जाते हैं, पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। रूल्ड 1782 to 1799, son of Hyder Ali stopped the export of chandan and spices from Mysore along with local merchants to work with them. अब इसका क्या मतलब होता है, पहले मैसूर के जो रूलर थे हमारे टीपू सुल्तान को धीरे धीरे करके खबरें मिल रही थी कि भाई नवाब, बंगाल के नवाब के साथ ये लोग कैसा व्यवहार कर रहे थे, उनके साथ बैटल लड़ रहे हैं, तो एक मतलब कानो कान खबर मिली जाती है। तो मैसूर की तरफ से भी चंदन और सिनेमन, सिनेमन मतलब की दालचीनी, कुछ स्पाइसेस और चंदन जाया जाता था। इधर से ट्रेडिंग चलती थी इन सब चीजों की। एंड फिर क्या हुआ, जब टीपू सुल्तान को ये सब चीजों की खबर मिली, एक भनक मिली, तब उन लोगों ने, उनको पता चल गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भाई धोखेबाज कंपनी लग रही है, छलावा करेगी, मेरा भी मैसूर हड़प लेगी। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने जितना भी ट्रेडिंग चल रहा था ना इन लोगों के साथ, जैसे कि चंदन, इसको चंदन कहते हैं, ये लोग ये सोप में डलता है, लोग बॉडी में लगाते हैं, बहुत बहुत सुंदर खुशबू आती है, ये मैसूर से जाया जाता था। ठीक है, सो इसकी क्या करी, इसकी ट्रेडिंग रोक दी गई। ठीक है, और बाकी जितने लोकल मर्चेंट्स इसके साथ काम करते थे उनको भी टीपू सुल्तान ने बोल दिया कि आप इनके साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। 4 battles were fought। कोई आम बैटल नहीं था ये, 4 बैटल, कोई आम बात नहीं है, 4 बैटल के बाद ये लोग टीपू सुल्तान को हरा पाए। 4 बैटल में कितने ज्यादा लोगों की डेथ होती है, टीपू सुल्तान की आर्मियों में भी बहुत डेथ हुई थी एंड बहुत सारी चीजों के बाद लास्ट में सेरिंगापट्टनम जो मैसूर की जो कैपिटल थी उसको बचाते बचाते हमारे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लास्ट बैटल वाज सेविंग कैपिटल सेरिंगापट्टनम, कैपिटल को सेव करते करते उनकी डेथ हो गई थी। सो आपको याद रखने ये कुछ ईयर्स है, 4 बैटल हुए थे, 1767 to 69, 2 साल। ठीक है, 1780 to 84, 4 साल, 1790 to 92, फिर से 2 साल, एंड लास्ट में 1799 में उनकी डेथ हो गई थी बैटल लड़ते लड़ते। ठीक है, ये पूरा हमने टॉपिक क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट आता है वॉर विद मराठास। भाई इंडिया इतना वास्ट, मतलब इतना वास्ट एम्पायर था, इतना बड़ा जो राज्य था ना इंडिया, उधर अलग अलग धर्म के, मतलब अलग अलग शूरवीर अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। हमने देखा मैसूर से टीपू सुल्तान, बंगाल से हमारे सिराजुद्दौला और अब आए हैं मराठास। वॉर विद मराठा, एक मूवी भी आई है इसके ऊपर, बैटल ऑफ पानीपत करके, जिसके अंदर हमारे संजय दत्त है, उन्होंने, बहुत अच्छी मूवी है ये। ठीक है, सो यहाँ पे हम पता करते हैं मराठास के साथ कैसे वॉर हुआ था। पहला पॉइंट है 3 wars were fought, बैटल ऑफ पानीपत। इसको बैटल ऑफ पानीपत बोला जाता था क्योंकि पानीपत में ही ये बैटल लड़ा गया था। ठीक है, और 3 वॉर लड़े गए थे। 3 वॉर क्या क्या थे? फर्स्ट ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782, पहली ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सलबाई। सेकंड एंग्लो मराठा, एंग्लो मतलब कि ब्रिटेन में लाइक एंग्लो बोलते हैं, एंग्लो मराठा 1803 से 5 तक। थर्ड था एंग्लो मराठा वॉर 1817 to 19। ठीक है, 3 वॉर लड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। पेशवा वाज सेंट टू बिठूर विद पेंशन एंड विंध्यास एमपी वाज इन कंट्रोल। अब इसका क्या मतलब हुआ, वहां जो पेशवा लड़ रहे थे, जो पेशवा वहां पे युद्ध में शामिल थे, वो हार गए थे एंड देन उनको बिठूर भेज दिया गया था, जो कानपुर के नजदीक है, अपनी पेंशन के साथ। और जो विंध्यास था, विंध्यास को आज के टाइम पे मध्य प्रदेश बोला जाता है, वो रीजन भी इनके कंट्रोल में आ गया था क्योंकि ये बैटल लड़ चुके थे ऑब्वियसली। एंड आपको ये याद रखना है कि जब मराठास के साथ वॉर खत्म हो गया था ना, तो ये लोग दिल्ली की तरफ बढ़े थे। अब दिल्ली, इनको लगा था भाई मराठास के साथ वॉर लड़ लिया है और सब कुछ हमारी जेब में तो आ जा रहा है, धीरे धीरे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, तो दिल्ली में भी हमारे लिए इतना बहुत ज्यादा ईजी होगा दिल्ली का भी। और वहां पे थे अलग अलग डायनेस्टी के रूलर्स थे वहां पे, जैसे कि गायकवाड़, होलकर, भोंसी, ये अलग अलग तरीके की डायनेस्टीज वहां पे वेट करेंगे। लेकिन स्टिल ये तो आपको क्लियर कर ही देती हूँ कि वो लोग भी दिल्ली को बचा नहीं पाए थे, दिल्ली पर भी कब्जा हो चुका था। जहां भी आप ऑरेंज कलर का, लाइक ऑरेंज मौसम्बी कलर कह सकते हैं या फिर संतरा का कलर जो होता है ना ऑरेंज,
उस कलर का अगर कहीं भी झंडे देखे तो समझ लीजिए भाई वो मराठा के पत्ते परचम है। और ये शूरवीर थे, बहुत ही ज्यादा शूरवीरता से लड़े थे, लेकिन आखिर में जाके नहीं जीत पाए थे। ठीक है, सो यहाँ पे एक दृश्य है वॉर, पानीपत की वॉर का। इसी के साथ ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जितने भी नेक्स्ट जितने भी टॉपिक है ना, उसको हम दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर।